वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में गॉस एलिमिनेशन मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस and you will be able to recall the Gauss elimination method for solving the linear equations, and also you will be able to apply the Gauss elimination method for solving the linear equation. So that means one of the application of numerical techniques to solve the linear system of equation. So that means हमारे लिए linear algebra में भी सिस्टम को linear equations को solve कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो linear algebra में हम लोग सिस्टम हो सकता है, आपके पास क्या है, ax इक्वल्स टू b है, वेयर a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है x सारे x अननोन्स के, और b मैट्रिक्स क्या है आपके पास राइट हैंड साइड में जो आपके पास कंपोनेंट होता है। तो हमारे लिए स्टेप्स क्या हो, या तो आप x इक्वल्स टू a इनवर्स b करके निकाल सकते हैं, या क्रैमर्स मेथड से हम उस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट मींस जो अननोन्स वैल्यूज है जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, दैट इज हो सकता है वो 3 अननोन्स हो x y z, या हो सकता है 4 अननोन्स हो u v w and t, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 100 भी हो सकते हैं। तो उस टाइप को सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट प्रोसेस को यूजली जो है यूज नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर क्रैमर्स मेथड की बात करें तो इन जनरल अगर केवल 30 आपके पास अननोन्स हो तो उसको अगर आप जो है आप एक प्रोग्राम के थ्रू जो सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपके पास जो हो सकता है 10 की पावर 15 डेज में वो जो है कंप्यूट होके आ जाएगी। आपके जो अननोन्स है वो 10 की पावर 15 डेज में कैलकुलेट होगी। सो दैट मीन्स कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए, इटरेटिव प्रोसेस चाहिए, जो इस टाइप के सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स इस टाइप के सिस्टम को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम इस टॉपिक में क्या यूज करने जा रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। इन जनरल लीनियर अलजेब्रा में भी हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं जब रैंक स्टडी करते हैं, जब रैंक को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे भी गॉस एलिमिनेशन मेथड वही है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोसेस देखेंगे, किस प्रोसेस से हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो वो सिस्टम हो सकता है 3 अननोन्स हो सकता है वो सिस्टम क्या हो 4 अननोन्स हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स का एग्जांपल क्या है कि आप लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल टेक्निक्स के डायरेक्ट मेथड, अगर हम लोग नेम देखें तो डायरेक्ट मेथड क्या है आपका सिस्टम को सॉल्व करने के, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, एज वेल एज एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, ये सबको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड दैट मींस आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस है उसके थ्रू जो है वर्किंग रूल है उसके थ्रू डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कुछ हमारे लिए इटरेटिव स्कीम्स है या इटरेटिव टेक्निक्स है, सच एज जैकोबी एंड गॉस सीडल इटरेशन मेथड। इसमें क्या है कि ये इटरेटिव स्कीम्स है, आप एक वैल्यू निकालते हैं फिर उसके बाद इटरेट करते हुए हम फाइनली सॉल्यूशन के थ्रू पहुंच जाते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल टेक्निक्स की वाइडली एप्लीकेशन है, वन ऑफ द एप्लीकेशन है क्या है, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मॉड्यूल में हम लोग क्या देखेंगे, पहली बात तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या क्या जो है आपके पास जो है मेथड्स है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड का क्या है, वर्किंग स्टेप्स क्या है, किस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, और क्या क्या चीज हमें जो है इसके जो है आपको सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी सिस्टम को किस तरह से स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसको देखेंगे। एंड ऑल्सो अप्लाई करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड का, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इसको कहते हैं जनरली सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आपके पास 3 इक्वेशंस यहाँ पे दिख रही है और 3 अननोन्स है। अननोन्स कितने हमारे 3। तो लीनियर अलजेब्रा में ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं कि ये एक्स वाई जेड जो अननोन्स है वो किस तरह से डिटरमाइन होते हैं। तो जस्ट रिकॉल कर लेते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 4 भी अननोन्स हो सकती हैं, 4 इक्वेशंस हो सकती है, और लॉजिक भी आप जानते हैं कब जो है सॉल्यूशन अटेंड करेगा, या यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। लेट हम कह रहे हैं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का अपना क्राइटेरिया भी होता है, उसको हम लोग, वो हमारा यहाँ पे एम नहीं है, हमारा एम है कि सबसे पहली बार सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यूजुअल प्रोसेस क्या है, आप इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप, जो हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स में पढ़ते हैं कि इसको हम लोग जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर कैपिटल ए इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड रो वाइज, कैपिटल एक्स इज नथिंग बट अननोन्स दैट इज एक्स वाई जेड कॉलम में होगा, और कैपिटल बी भी क्या है आपके पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो आपका क्या है, कैपिटल बी। सो दैट मींस वेयर ए इक्वल्स टू, तो वेयर ए एक्स एंड बी आपके पास क्या है, एक्स एंड बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। सो इन जनरल ए एक्स अगर इक्वल्स टू बी होता है, और ये मान ले हम कि डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0,
तो ऐसा सिस्टम है जिसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आपने एज्यूम किया, तो दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मींस ए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो हमने क्या लिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया, लेट। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी है तो हम क्या करें, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स। सो प्री मल्टीप्लाई हमने ए इनवर्स का कर दिया इन इक्वेशन 1 में। नाउ अब हम जानते हैं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, आप जानते हैं कि ए इनवर्स ए इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स और ए मिलके क्या हो जाएंगे, आई मैट्रिक्स हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट आई। सो ए इनवर्स ए इज नथिंग बट आई, सो दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो गया, आई एक्स, एंड राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ए इनवर्स बी। और आई के साथ एक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है और एक एक्स की मैट्रिक्स क्या है, आपके पास 3x1 की मैट्रिक्स। सो ओवरऑल एक्स आपको मिलेगा, दैट मींस 3x1 की मैट्रिक्स मिलेगी। सो ओवरऑल आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में वो एक्स मिलेगा और राइट हैंड साइड में भी आपको ए इनवर्स बी मिल जाएगा। और यहाँ जानते हैं आप ए इनवर्स बी का अगर हम लोग देखें, डायमेंशन देखिए, आप देखें कितने रोज और कितने कॉलम होंगे, तो ए इनवर्स का भी कॉलम रोज एंड कॉलम क्या होगा, 3x3, क्योंकि ए हमने 3x3 लिया है। बी मैट्रिक्स आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, दैट मींस 3x1। आपने जब प्रोडक्ट किया तो ओवरऑल ए इनवर्स भी कितना होगा, 3x1 का मैट्रिक्स होगा, और एक्स भी क्या है, 3x1 का मैट्रिक्स है। सो दैट मींस इस मेथड में हो क्या रहा है कि आपके पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स वाई जेड है, और इसको जब प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स क्या है आपके पास जो कोफिशिएंट ए है क्या, वो तो नोन्स है, तो अब जैसे प्रोडक्ट करेंगे कुछ वैल्यूज आएगी। तो जैसे ही आप x की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स बी भी कोई एक मैट्रिक्स की कोई वैल्यू आएगी आपके पास। और सिंस जानते हैं दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दैट मींस x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू दिस वन एंड z की वैल्यू दिस। बाय कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग आप x y z निकाल सकते हैं। नोन हो जाएगा और डिटरमिन हो जाएगा। तो ये यूजुअल प्रोसेस होता है एक लीनियर अलजेब्रा के थ्रू, किस तरह से मैट्रिक्स के सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स के हेल्प से किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। यहाँ 3 अननोन्स था, तो ये एक यूजुअल प्रोसेस था, लेकिन यूजुअल प्रोसेस में अगेन यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसको हम लोग रैंक मेथड से क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका जो है सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं कि अगर यूनिक होता है तो हम डिटरमाइन कर लेते हैं, इनफाइनाइट होता है तो भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं और किसी के फॉर्म में रख लेते हैं, नो सॉल्यूशन होता है तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट है और तभी आपके पास सॉल्यूशन है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर ये एक यूनिक सॉल्यूशन रखेगा तो दैट मींस उसका डिटरमिनेंट जो होगा कोएफिशिएंट ए का वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको रिकॉल समझ में आ गया होगा कि कैसे लीनियर अलजेब्रा में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये भी एक क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। नाउ सिंस क्योंकि न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हम जो है कॉस्ट को भी मिनिमाइज करते हैं, कॉस्ट इन द सेंस जो कंप्यूटेशनल टाइम होता है उसको भी मिनिमाइज करते हैं। नाउ अब इस मेथड में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इतने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ए इनवर्स आपका लिए एक अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, फिर से आप क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स बी भी निकाल रहे हैं, ये भी एक अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो इन जनरल अगर बहुत सारे एक्स वाई जेड या अननोन्स हो जाते हैं तो ये भी एक क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है यूजुअल सेंस में अगर देखा जाए तो। नाउ सिंस एक ये डायरेक्ट मेथड है, एक और हम लोग डायरेक्ट मेथड जानते हैं जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो क्रैमर्स रूल्स में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगेन ये सारे सिस्टम्स आपके पास अननोन्स और इक्वेशंस सेम होने चाहिए। दैट मींस अगर 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशंस होने चाहिए आपके पास। क्रैमर्स रूल को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। सो क्रैमर्स रूल दैट मींस डिटरमिनेंट मेथड, हमारे पास अगर कोई सिस्टम्स इक्वेशंस है, हम कोएफिशिएंट ए निकाल लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम और 3 डिटरमिनेंट निकालते हैं और डायरेक्टली हम एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग डिटरमिनेंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सो तब फिर हम लोग समझ जाएंगे कि ओवरऑल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत ज्यादा होने के कारण ये सब सारे मेथड्स क्या है आपके पास कंप्यूटेशनली एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग जो है इस टाइप के मेथड को लगाते हैं अगर यूजुअली आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स ग्रेटर देन 4 हो तो।
इन जनरल अगर लेस देन 3 होता है तो हम हमेशा इसी को भी जो है फॉलो करते हैं, या अपने मैथमेटिकल कोडिंग में भी, चाहे वो आप पाइथन यूज करें या C++ यूज करें या इन जनरल फोर्ट्रान यूज करें। सो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी सॉल्व करना है, जहां पे सिंपली आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप सिंपली क्रैमर्स रूल को क्या कर सकते हैं, आप सब्स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज हमको इस पर्टिकुलर सिस्टम को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से, तो यूजुअल प्रोसेस क्या है, हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अगेन अभी हम लोग समझ चुके हैं लीनियर अलजेब्रा में, आई होप आप जानते हैं किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, जस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, और जिस तरह से रो में लिखा है उस तरह से हम रोज वाइज लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 1 1 1 -1 -1, and this is nothing but the last row is coefficient of x is 1, coefficient of y is 2 simply, and the coefficient of z is simply 1. ना इसमें आपको यहाँ आपके पास माइंड में ये भी आ रहा हो कि राइट हैंड साइड अगर सारी वैल्यू 0 हो जाए तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है, उसका अलग वेज से उसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। उसमें भी या तो आपके पास सिस्टम होमोजेनियस है तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा 0 0, ऑफ कोर्स उस सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे x + y + z = 0 है, और यहाँ पे 3x - y + 4z = 0 है, एंड ऑल्सो एक और इक्वेशन आपके पास है, लेट्स से 5x + 5y and -z = 0 है। तो आप ये जान रहे हैं अगर इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो क्या आप 0 0 0 इसका सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप सेटिस्फाई करेंगे 0 0 हमेशा सॉल्यूशन होता है। ये सिस्टम क्या कहलाता है, होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। तो होमोजीनियस सिस्टम में 0 0 ऑलवेज सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में आप सॉल्व करते हैं कि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही, क्या इसमें भी कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, तो अगेन इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यूजुअल प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल है या नहीं है, अदरवाइज हमेशा क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि क्या क्या वेज हो सकते हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। होमोजीनियस हो सकता है, नॉन होमोजीनियस हो सकता है, डायरेक्ट मेथड हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। सो कमिंग टू द क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में हमने क्या किया कि आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर किसी चीज को सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए। नाउ सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। आई होप डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली रो वाइज या कॉलम वाइज क्या करते हैं, चीजों को एक्सपेंड कर देते हैं, और जो वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक स्केलर होता है, तो एक वैल्यू आ जाएगी, और आपको दिख रहा होगा क्रैमर्स रूल को हम डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे अभी एक डिटरमिनेंट निकालना है, ओवरऑल और 3 डिटरमिनेंट में निकालना होता है। वो किस तरह से निकालते हैं देखते हैं, पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें। सो नाउ फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाल लिया इस मैट्रिक्स की। अगेन डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो आप कह सकते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो डिटरमिनेंट नॉन जीरो। नाउ अब हम क्रैमर्स रूल तब भी निकाला जा सकता है कि केवल अगर आपको केवल x की वैल्यू चाहिए, या केवल y की वैल्यू चाहिए, केवल z की वैल्यू चाहिए, या आपको x और केवल y की वैल्यू चाहिए, तो उस टाइम में भी हम क्रैमर्स रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन जनरल जो प्रीवियस मेथड है x = a इनवर्स भी, हम डायरेक्टली x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो चीज जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली हम जो है यूज कर सकते हैं। नाउ यूजुअल आपके पास डिटरमिनेंट ए को आप इस तरह से भी इन जनरल बहुत सारे बुक्स में लिखते हैं, तो इसको मॉड ए नहीं पढ़ा जाता है, इसको डिटरमिनेंट ए पढ़ा जाता है, मॉडुलस अलग चीज हो जाती है। तो दिस इज योर डिटरमिनेंट, सो सिंबॉलिक है। सो नाउ अब हमें जो है निकालना है 3 और डिटरमिनेंट जो हमने कहा है, तो हम डिटरमिनेंट A1 निकालते हैं। नाउ व्हाट इज डिटरमिनेंट A1, या किस चीज को सॉल्व करते हैं। तो पहली बात आपको ये दिख रहा है, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट निकालने के हम क्या करते हैं, इसको एक इस टाइप के साइन में लिखते हैं और सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं और रो वाइज एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये एक्सपेंशन किए, हम रो वाइज को एक्सपेंड किए। नाउ डिटरमिनेंट A1 और x की वैल्यू हम लिख रहे हैं अगर कि डिटरमिनेंट A1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A, तो x की वैल्यू हम लिख रहे हैं डिटरमिनेंट A1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, सो दैट मींस आप डिटरमिनेंट A1 में x के कॉलम को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, x के कॉलम को रिप्लेस कर दे किससे, राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा आपके पास 3 0 0, और रेस्ट ऑफ द कॉलम एज इट इज रखेंगे। तो क्या रेस्ट ऑफ द कॉलम क्या हो जाएगा, 1 -1 2 1 -1 1। अगेन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, A1 अगर x की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं डिटरमिनेंट A1 ओवर डिटरमिनेंट A, आप इसको डिटरमिनेंट AX भी लिख सकते हैं, AX, तो आप समझ में आ जाएगा AX दैट मींस x के कॉलम को हटा दे और रिप्लेस किससे कर दे, राइट हैंड साइड में, दैट मींस मैट्रिक्स B से।
तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया राइट हैंड साइड, दैट मींस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जो हम लोग यूजुअल नोटेशन करते हैं, दैट इज बी। सो नाउ अब इस डिटरमिनेंट को जस्ट सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट a से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूं। सो आफ्टर सॉल्विंग ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास जो डिटरमिनेंट ax है वो क्या है 3 है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 3/3 विच इज 1। सो x की वैल्यू क्या हो गई 1। सो आई होप आपको गैस समझ में आ गया होगा कि हम अगर डिटरमिनेंट ay निकालना है तो यानी y की वैल्यू किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ay डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, एंड z की वैल्यू किस तरह से डिफाइन होती है क्रैमर्स रूल में, डिटरमिनेंट ऑफ az होल डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। नाउ आपको यूजुअल टेक्निक समझ में आ गया होगा। ax अगर हम x के कॉलम को रिप्लेस किए राइट हैंड साइड से, y यानी उसके लिए डिटरमिनेंट ay को हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ay को x और z का कॉलम एज इट इज रहेगा, y के कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किससे, राइट हैंड साइड से, दैट्स ऑल। डिटरमिनेंट az इज नथिंग बट x और y कॉलम एज इट इज रहेगा a मैट्रिक्स का, z के कॉलम को रिप्लेस कर देंगे हम राइट हैंड साइड से, दैट्स ऑल। तो आपको दिख रहा है डिटरमिनेंट ay में सेकंड कॉलम हमारे लिए इसको अलग कलर से डिनोट कर रहा है येलो से, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो ओवरऑल मैट्रिक्स क्या थी आपके पास 3 0 0, तो उसको आप एज इट इज रखेंगे। आप डिटरमिनेंट ये ax की थी, डिटरमिनेंट a की मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो क्या थी 2 1 1, तो वो एज इट इज रहेगा। थर्ड कॉलम 1 -1 1 एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स से, b मैट्रिक्स यानी कि राइट हैंड साइड रहती है जो 3 0 0। तो आपका फर्स्ट कॉलम 2 1 0 एज इट इज है, सेकंड कॉलम 1 -1 1 एज इट इज है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया 3 0 0 से। सिमिलरली डिटरमिनेंट az में फर्स्ट कॉलम a मैट्रिक्स का है, सेकंड कॉलम भी a मैट्रिक्स का है, थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिया, राइट हैंड साइड के कॉलम मैट्रिक्स से। सो नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए डिटरमिनेंट ay पता चल जाएगा, डिटरमिनेंट az पता चल जाएगा। सो ओवरऑल x y और z की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट, ये डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख लिया हूँ -6 9, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल टास्क, डिटरमिनेंट को किस तरह सॉल्व किया जाता है ना। ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं क्या 1, ना y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट a हमारे लिए गिवन है 3, तो जैसे ही अप्लाई किया y की वैल्यू सिंपली -6/3, -6 आया था, डिटरमिनेंट a क्या था आपके पास 3 था, सिंस डिटरमिनेंट a इज नथिंग बट 3, और z की वैल्यू डिटरमिनेंट az क्या है 9, डिटरमिनेंट a क्या है आपके पास 3, तो ओवरऑल आपके पास z की वैल्यू क्या हो गई 3, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू हम लोग पहले से डिटरमाइन कर चुके थे, वो क्या है 1। सो यही आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है यूजिंग क्रैमर्स रूल। नाउ स्टूडेंट, आई होप आपको दोनों मेथड्स का जो यूजुअल प्रोसेस है, ये आप कह सकते हैं ये भी डायरेक्ट मेथड। नाउ अब इसमें भी आप देखते हैं कि कितने सारे आपके पास जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। सो ओवरऑल देखा जाए आप डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं। नाउ ईच डिटर्मिनेंट्स के लिए हमारे पास इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक टीडियस वे है, आप कह सकते हैं यहाँ तो 3 है, आपको दिख रहा होगा केवल 3 कॉलम था तो हम इजीली निकाल लिए, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर नंबर ऑफ अननोन्स 30 या 40 होंगे तो ये बहुत ही ऑपरेशन है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आप एक में एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, देन एडिशन कर रहे हैं, सो ओवरऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सारे हो जा रहे हैं। फिर से आप एक डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, फिर ओवरऑल फिर से डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, फिर से डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, और फिर से डिवाइड आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। कंपटीशन टाइम एग्जैक्ट मीनिंग है कि कितनी बार ऐड हो रही है चीजें, कितनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कितनी बार डिवाइड हो जा रहा है। यही तो रूल है आपके पास कंपटीशन टाइम को जो है समझने के लिए कि ऑपरेशंस कितनी बार हो जा रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बार ऑपरेशंस हो रहा है। तो इन जनरल अगर देखा जाता है तो ये n-1 फैक्टोरियल, अगर n अगर 30 है यानी अगर 3 है, सो n-1 फैक्टोरियल इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं टोटल। सो ओवरऑल सोच सकते हैं अगर 30 है तो दैट मीन्स 31 ऑपरेशन है, तो 30 फैक्टोरियल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर्स होता है। सो आई होप आपको गैस समझ में आ गया होगा क्यों न्यूमेरिकल टेक्निक्स जो है यूटिलाइज किया जाता है, और क्यों ये सब टेक्निक्स हम फर्दर केवल अननोन्स जबकि 3 या 4 है तो ही हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट, आई होप आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लॉजिक समझ में आ गया होगा, किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा रिकॉल आपको हो गया होगा कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस किस प्रोसेस से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप
आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, और उसके क्या क्या मेथड्स है जो हम लोग ऑलरेडी जो है आप पढ़ चुके होते हैं लीनियर अलजेब्रा में। एक है इन्वर्जन मेथड और एक को कहते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल, और भी बहुत सारे रूल्स हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ओवरऑल आपको ये पता चल गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, किस टाइप से सॉल्व होता है, और उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशन होने के कारण बहुत टाइम क्या कह सकते हैं कंज्यूमिंग हो जाता है, तो कॉम्पिटिशन एफिशिएंट होनी चाहिए कोई भी मेथड, इसलिए जनरली हम बहुत बड़े स्कीम्स या बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए हम जनरल इस टाइप के डायरेक्ट मेथड को यूटिलाइज नहीं करते। सो स्टूडेंट नाउ आपको ये चीज समझ में आ गया कि ओवरऑल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। नाउ स्टूडेंट अब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और किस टाइप से आप समझेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में टाइम किस तरह से कन्वीनियंट है या आप कह सकते हैं ये एफिशिएंट मेथड क्यों कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड इसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, डायरेक्ट मेथड के कैटेगरी में रखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड अदरवाइज इनडायरेक्ट नहीं, इटरेटिव स्कीम। सो ओवरऑल अगर हम लोग एक कॉलम बना ले डायरेक्ट मेथड क्या क्या है और इटरेटिव मेथड्स क्या क्या है। तो अगर हम सिंपली देखें ax इक्वल्स टू बी के कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, इटरेटिव मेथड्स क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड जैसा कि हम लोग डिस्कस किए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दैट मींस आप कह सकते हैं x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन है, डायरेक्ट मेथड है। क्रेमर्स रूल अभी हम लोगों ने देखा है कि क्रेमर्स रूल क्या होता है, डायरेक्टली इसमें x y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। और अब ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड, ये नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होना चाहिए, तभी आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ अब जो और डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो इन जनरल गॉस एलिमिनेशन मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन बहुत ही फेवरेट मेथड है, हमेशा एग्जाम में इस दोनों इक्वेशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, और इवन कभी कभी गॉस जॉर्डन मेथड आता है न्यूमेरिकल टेक्निक्स में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड एलयू डिकम्पोजिशन। बट ये मेथड किस कैटेगरी में है, डायरेक्ट मेथड में। ना इटरेटिव मेथड्स की बात करें तो इसमें क्या क्या है, दो मेथड्स है नोनली फेमस है, जैकोबी इटरेशन एज वेल एज गॉस सीडल मेथड। सो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले, क्योंकि हम ये दो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और ये दोनों को रिकॉल कर चुके हैं, ओवरऑल आई होप अब पहले से भी आपको पता था कि किस तरह से मैट्रिक्स इन्वर्जन कहते हैं और क्रेमर्स रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको सम आइडिया हो गया होगा कि आपको रिकॉल हो गई होगी कि चीजें किस तरह से लीनियर इक्वेशंस में चीजों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नाउ कमिंग टू आवर आउटकम, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो इन जनरल स्टूडेंट जब भी आप आई होप आपने रैंक निकाला है, सिस्टम को किस तरह से जो है फाइंड आउट करते हैं, इसकी रैंक किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो रैंक को भी निकालने में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। जो है इन जनरल हम गॉस एलिमिनेशन मेथड भी रैंक निकालने में भी क्या करते हैं, यूज किया जाता है। नाउ अब गॉस एलिमिनेशन मेथड को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या वर्किंग स्टेप्स है उसको फॉलो करते हैं। तो सपोज हमारे पास सिस्टम है, थ्री इक्वेशंस का ही सिस्टम हमने लिया है। नाउ इसमें हम गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हैं। गॉस एलिमिनेशन यानी कि कुछ हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे और हम बैक सब्स्टिट्यूशन से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट रो को हम फिक्स रखते हैं। फर्स्ट रो आपके पास एज इट इज है, फर्स्ट रो में जो है वैल्यूज आपके पास एज इट इज हम रखते हैं। नाउ फर्स्ट रो को हम फिक्स रखते हैं। नाउ इस सेकेंड रो एंड थर्ड रो में हम जो फर्स्ट रो जो फिक्स किए तो वहां पे x की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y एंड z, और x की वैल्यू जैसे ही इन टर्म्स ऑफ y एंड z आ जाती है हम इसमें रख देते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एंड z। सो ओवरऑल सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में कौन सी इक्वेशंस है, केवल क्या वेरिएबल्स क्या है, y और z, यही वेरिएबल्स है। सो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो अगर फर्स्ट स्टेप देखा जाए तो आप फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे। सो नोटेशन हमने फर्स्ट रो को एज इट इज रखा, नोटेशन है a22 y1 a23 z1 इक्वल्स टू b21। क्यों नोटेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि अब जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम लोगों ने x की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया, किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। x की वैल्यू जैसे ही एलिमिनेट किया फर्स्ट इक्वेशन से तो आपके पास आएगा क्या, y और g का कंपोनेंट यानी कि z का कंपोनेंट आएगा और क्लब होके कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन में रहेगा। तो दैट मींस हमने क्या किया, एलिमिनेट किया x को फ्रॉम 1 और पुट किया क्या इक्वेशन 2 में। तो आपके पास इस टाइप का सिनारियो होगा। सेम टाइप का सिनारियो किस में होगा, थर्ड इक्वेशन में। सेम टाइप का इक्वेशन इसमें रहेगा, आपके एलिमिनेट कर दिया हमने x को, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये ना। सो फर्स्ट यहाँ पे 3 इक्वेशन था, यहाँ भी 3 इक्वेशन है। नाउ अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे y को, तो आप फर्स्ट एज इट इज रखेंगे, सेकंड एज इट इज रखेंगे, थर्ड में हम क्या करने जा रहे हैं, y को सेकंड रो से आप कह सकते हैं सेकंड इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड z ये रहेगा और उसको किस में प्लेस कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो क्या हो जाएगा,
सो बोलो सिनारियो किस हिसाब से हो जाएगा कि अब फर्स्ट अब फिक्स इसको किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए अगर फिक्स इसको कर दिए, फिक्स ऑलरेडी ये था आपके पास, हमने अब क्या किया फिक्स इसको किया। नाउ जैसे ही इसको फिक्स किए तो यहाँ आपके पास फिक्स 1 फिक्स 2 है ऑलरेडी। नाउ इक्वेशन थर्ड में आपने क्या किया, y की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया, किसके अकॉर्डिंगली, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग। तो कुछ इस टाइप का सिनारियो आ गया। सो ये है क्या, आप डायरेक्टली क्या इसमें z की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ना y है ना x है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की। नाउ z की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए चले जाएंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जैसे ही z पता चल जाएगा हम इस इक्वेशन में z की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन, अब आपके पास y और z पता है, हम इस पर्टिकुलर जो फिक्स किए हुए इक्वेशन से इससे हम क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। तो y यहां से निकालेंगे, यहां से z निकालेंगे। तो हमने क्या प्रोसेस लगाया, बैक सब्स्टिट्यूशन का। सो ओवरऑल सिनारियो आपको समझ में आ रहा है कि क्या सिनारियो है एग्जैक्टली। सो सिनारियो 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता था, 5x5 का हो सकता था, n×n का हो सकता था। अब n की वैल्यू 100 हो सकती थी, 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में। सो सिनारियो क्या है, फर्स्ट को फिक्स करेंगे, फिर हम सेकंड और थर्ड यानी रिमेनिंग जितने भी है उसको, उसमें हम क्या कर रहे हैं, x के कॉलम को या x की वैल्यूज को पुट कर दिए। फिर दो को फिक्स करेंगे, रिमेनिंग जितने वैल्यू वेरिएबल्स थे उसमें हम क्या करेंगे, जो फिक्स किए हुए थे उसके y के कंपोनेंट को जो है हम पुट कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, अब सिंपली अगर 3 इक्वेशन है तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है z की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है, अब इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स से रिलेट करते हुए सोच रहे हैं कि ओवरऑल मैट्रिक्स क्या है। अगर हम इसका लिखना चाहे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप का मैट्रिक्स। फाइनल जो है इक्वेशन किस हिसाब से मैट्रिक्स बन रही है, ऑफ कोर्स ये 8 to 2 नहीं रहा होगा, 8 to 2 का भी कुछ डैश रहा होगा। ओवरऑल आपको दिख रहा है y1 कंपोनेंट है, तो आप कह सकते हैं 8 to 2 डैश और 8 to 3 डैश है। a33 का ट्वाइस टाइम है, तो a33 आप कह सकते हैं डबल डैश। इस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा आपको फाइनली। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को फाइनली अगर आप दिख रहा है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, दैट इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये वैल्यूज क्या है आपके पास 0 है। तो दिस नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनली के बिलो क्या हो, 0 हो, दैट्स ऑल। दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल्स में 0 हो या ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन डायगोनल्स के बिलो 0 है। लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के अबव क्या हो, 0 हो। तो ये मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो ओवरऑल होल सिनारियो अगर देखा जाए तो स्टेप फर्स्ट की बात किया जाए, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखते, हम क्या करते हैं मैट्रिक्स थ्योरी में डील करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है यूजुअल प्रोसेस है। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स में भी आप यही करते हैं। 2 इक्वेशंस है आपके पास, आप क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से x को एलिमिनेट करते हैं और y की टर्म्स क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन में डालते हैं, और वहां से जो y की वैल्यू आती है फिर से आप किस फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली यही है, एलिमिनेशन वहां भी प्रोसेस यूज किया जाता है, लेकिन नेम से नहीं किया जाता, वहां भी एलिमिनेशन है जब आप 2 इक्वेशन 2 अननोन्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। नाउ यहाँ पे भी अननोन्स है, 3 इक्वेशन था 3 अननोन्स है, लेकिन ओवरऑल सिनारियो अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो ओवरऑल हमारे पास कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स मिला। तो यानी कि स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और जैसे ही आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आपके पास जो लास्ट कॉलम है या लास्ट रो है उससे आप एक अननोन्स आपके पास जैसे मिल जाएगा, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से सारे अननोन्स आपके पास मिल जाएंगे। तो दैट मींस आप स्टेप 2 में क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यूजुअली देखा जाए तो ये 2 ही स्टेप्स होते हैं गॉस एलिमिनेशन में, लेकिन स्टेप 1 के लिए हमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई करना होता है। एक मैट्रिक्स को, एक ए मैट्रिक्स को जो कि 3x3 मैट्रिक्स था, उसको अपर ट्रायंगुलर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और फिर सिंपली या तो स्टेप 2 तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, किस तरह से z, y एंड x आप कैलकुलेट करते हैं। सो ओवरऑल स्टूडेंट Gauss elimination method is converting the coefficient of that matrix in upper triangular matrix, and then we have to apply the back substitution method to get the unknowns values. So I hope student आपको मेथड का यूजुअल प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लिंकअप भी कर सकते हैं 2 इक्वेशंस 2 अननोन से। यूजुअल प्रोसेस क्या है आपके पास, अगर देखा जाए तो वही गॉस एलिमिनेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट अब थोड़ा सा इसमें चीजें देख लेते हैं कि आप गॉस एलिमिनेशन मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये दिख रहा है कि फर्स्ट रो को फिक्स कर रहे हैं,
फर्स्ट रो को फिक्स कर रहे हैं, तो क्या फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम क्या जीरो हो जाए, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वैल्यू यानी ये अगर ये जीरो रह जाए तो क्या हम गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फर्दर, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, रोज को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, आप स्केलिंग कर सकते हैं। तो सिंस आपके पास जो ये दो रो को क्या करना है, जीरो करना है, तो दैट मीन जो फर्स्ट A1 है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, रो किसी रो को शिफ्ट कर लें, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास जो सेकंड रो है, क्योंकि इक्वेशंस को शिफ्ट कर सकते हैं आप, तो सेकंड रो आपके पास फर्स्ट रो हो जाएगा। तो कीप इन माइंड एक्स का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेथड फर्स्ट रो को फिक्स करता है या इक्वेशन को फिक्स कर रहा है, यानी कि एक्स का कंपोनेंट होना चाहिए, वहां पे वाई का कंपोनेंट होना चाहिए, वहां पे जेड का कंपोनेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो अब इस आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो सपोज कुछ इस टाइप का सिनेरियो है, हम क्या क्या यूजुअल प्रोसेस कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करने में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम हमेशा रो ऑपरेशंस ही लगाना चाहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हम A2 1 को और A3 1 को जीरो करेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपके स्टेप्स क्या होंगे, यूज R1 को यूज करके, यानी कि रो ऑपरेशन 1 को यूज करके, एंड तो फर्स्ट स्टेप में R1 को यूज करके हम A2 1 को जीरो और A3 1 को जीरो करेंगे। सो ओवरऑल सिनारियो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 0 0 किया तो A22 और A32 भी हम नहीं रहेगा, वो कुछ चेंज हो सकता है वैल्यूज। सिमिलरली A23 भी नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा वैल्यूज। इस हिसाब से कह रहे हैं। नाउ फिर से आप क्या करेंगे, अब यूज R2, न्यू R2 क्या करेंगे, न्यू R2 को यूज करके हम क्या करना चाह रहे हैं, A32 डैश को जीरो करना चाहेंगे। क्यों R2 को ही क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको यूज करेंगे तो आपके पास ये जो जीरो बना हुआ था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 के साथ, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो जीरो एज इट इज रहना है, आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू पे जो है चेंज नहीं करना। अगर जीरो बना चुके तो जीरो, तो कौन सा रोज को यूज कर सकते हैं A2 डैश को जीरो करने के लिए, ऑफकोर्स न्यू R2 को ही आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो A3 डैश को जीरो करने के लिए आप R2 न्यू R2 को ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर R1 को यूज कर लेंगे तो ये जीरो चेंज हो सकता है। तो आपको जीरो ही बनाना है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर बनाना है। सो अब आपके पास जो है मैट्रिक्स का सिनारियो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। तो अब ये A33 ना होगा, A33 डैश डबल डैश हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट, क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है, क्यों अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कितने स्टेप्स हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने हैं, कितने हुए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बनाने में। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक रो ऑपरेशन हुआ है, यहाँ भी एक रो ऑपरेशन हुआ है, यानी कि एक आप कह सकते हैं एक मल्टीप्लीकेशन करके या एडिशन करके आपके पास ओवरऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत कम हुए, कोई बहुत ज्यादा हमने कोई ऑपरेशंस नहीं किया है। फिर से अगेन केवल एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है, आप कह सकते हैं एक में मल्टीप्लाई या एडिशन है, दैट्स ऑल। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक ही जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है। सो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम कोडिंग के अकॉर्डिंगली इसलिए बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हम कॉफिशिएंट देख रहे हैं, टाइम कितना इसमें एफिशिएंट है या नहीं है। सो ओवरऑल एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए बहुत ही क्या है, कॉम्पिटिशनल कॉस्ट बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही लेस हो जाते हैं अदर देन क्रैमर्स रूल और अदर देन मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल। इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, एफिशिएंट मेथड कहते हैं। यूजुअली हम हमेशा गॉस एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं बहुत बड़े सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा क्यों ये एफिशिएंट मेथड है। बिकॉज मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, लेस है, बिकॉज कंप्यूटेशन टाइम क्या होगी, हमें कम लगेगी अदर देन क्रैमर्स एज वेल एज क्या कह सकते हैं आप मैट्रिक्स इन्वर्जन। सो आई होप स्टूडेंट आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। तो ये तो स्टेप था क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद सिंपल एक बैक सब्स्टिट्यूशन, दैट मींस डिटरमाइन द कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड। सो
गॉस एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग स्टेप समझ में आ गया होगा। कब अप्लाई करते हैं, रो हमेशा फिक्स 1 रखते हैं, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। या आप सिंपली कह सकते हैं हम रो को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी भी रो को हम क्या कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, पाइवोटिंग कर सकते हैं। पाइवोटिंग इन द सेंस आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक मैट्रिक्स से अपर ट्रायंगुलर और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे लिए क्या हो जाता है, अननोन्स की वैल्यू आ जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। तो आई होप स्टूडेंट हमने कौन से आउटकम को अचीव कर लिया, गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या वर्किंग स्टेप्स है वो हम लोग समझ में आ गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना होता है कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स को, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम डिटरमाइन कर लेते हैं अननोन्स को। तो नाउ स्टूडेंट अब हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसके वर्किंग स्टेप्स क्या होता है। नाउ अब हम लोग क्या अचीव करने जा रहे हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड को फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये आउटकम है, हमेशा क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप अपने नोट्स में एक एक स्टेप्स को जो है लिखते हुए रहेंगे, और क्या जो है बताया जा रहा है कि कौन से पॉइंट को यूजुअल है आप वो रिमार्क भी करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो है थर्ड आउटकम, अप्लाइंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सपोज हमारे लिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये आपके पास सिस्टम है। तो इस सिस्टम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो हमारे लिए मैट्रिक्स में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड रो वाइज। एक्स क्या है, अननोन्स है, और बी मैट्रिक्स क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में यहाँ 20 20 20 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 20। नाउ गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए, और क्योंकि हमें क्या करना है, ए को अपर ट्रायंगुलर ही बनाना है, और लेकिन बी को भी हम साथ साथ क्या करेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि बी मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, चेंज होती हुई चली जाती है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अपर ट्रायंगुलर के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट मींस आप क्या कर सकते हैं, सैंडविच कर सकते हैं ए और बी को। तो ना हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, अपर ट्रायंगुलर बनाना। किस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को। और सिंस कोई भी रो का ऑपरेशन हम यूटिलाइज करेंगे, तो जो है ए मैट्रिक्स में करेंगे वही मैट्रिक्स क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स में करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि एलिमिनेट करते हुए चले जा रहे हैं, तो बी का भी कोफिशिएंट क्या होगा, चेंज होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट एम क्या है, इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। तो R2 और R3 में हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ R1, क्योंकि रो फर्स्ट रो हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। तो R2 में आप क्या करिए, R2, तो R2 क्या कर दिया आपने, 4R2 प्लस R1, या कह सकते हैं R2 टेंडिंग R1 प्लस 4R2, क्योंकि 80 था, 80 में आपने क्या किया, -80 को सब्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली यही ऑपरेशन किस में हो जाएगा, R3 में हो जाएगा। R3 का भी ऑपरेशन क्या होगा, R1 प्लस 4R2 और R3, क्योंकि R3 को चेंज कर रहे हैं। सो 80 प्लस 4 इंटू -20, ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या है, आपका रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे R2 और R3 में। तो फर्स्ट रो फिक्स रखेंगे, और जो काम हम रो में करेंगे तो ईच पूरे रोज में करेंगे, दैट मीन्स इस कोफिशिएंट में भी यही काम करेंगे। सो बोलो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या, न्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या जनरेट हुआ, अगेन फर्स्ट रो तो फिक्स है, फर्स्ट रो फिक्स है तो 20 भी फिक्स है, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। -20 0 हो गया है, क्योंकि आपने क्या किया, 80 प्लस आप कह रहे हैं 4 इंटू -20, ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। सो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब इस सबको फिल कर लेते हैं यूजिंग दिस ऑपरेशन। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो क्या हो जा रहा है, R1 प्लस, तो क्या 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 कह रहे हैं आप, -20 प्लस 4 टाइम 40, यही हो, और फिर माइनस कह सकते हैं आपके पास -20 प्लस 4 टाइम -20, ये ऑपरेशन जस्ट जो है यूज कर लीजिए, और सेकंड रो एंड थर्ड रो को कंप्लीट कर लीजिए, और पूरे रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो ओवरऑल क्या हो गया सिनारियो, 140 -100, और यहाँ भी 100 100 क्यों हुआ, आपको दिख रहा है कि 20 4 टाइम्स 20 प्लस 20, तो ये क्या हो गया, 80 प्लस 20, ये क्या हो गया, 100। 4 टाइम्स R2 कर रहा है, या R1 प्लस 4 R2 कर रहा है, तो ये 100 हो गया। सिमिलरली ये भी 100 हो जाएगा। यहाँ 140 क्यों आया, आपको दिख रहा है 40 में 44 को ऐड किया, 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 160, तो 160
में R1 को ऐड कर दिया -20, तो ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है इस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली। तो ओवरऑल ये सिनेरियो हो गया। अगेन जो काम हम ए मैट्रिक्स में करते हैं वो भी हम बी में ही करते हैं, क्योंकि वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो जाता होता हुआ चला जाता है। सो ये ऑगमेंटेड ए बी आया, लेकिन अभी अपर ट्रायंगुलर नहीं आया। अभी 0 और 0 हमारे लिए पता चल गया कि 0 0 हम किस तरह से मेंटेन कर लिए। नाउ आई होप आपको पता चल गया होगा जो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर के लिए हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है किसके हेल्प से, R2 के हेल्प से। सो R3 में के कंपोनेंट को हमें 0 करना है, तो आप कह सकते हैं 140 है, ये -100 है। तो आप सिंप्लीफिकेशन अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, 140 को इंटू 5 कीजिए तो क्या हो जाए 700, तो 5 इंटू R2 कर दें, और 700 में -100 इंटू 7 करना था, तो क्या हो जाएगा 7R3 कर दें, तो 5R2 प्लस 7R3। आप अलग भी ऑपरेशन कर सकते थे कि R3 टेंडिंग R3 प्लस 140/100 इंटू R2, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट है, माइनस के थ्रू भी कैंसिल, या सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस हिसाब से, क्योंकि 140 700 बन सकता है यूजुअल 700 100 के अकॉर्डिंगली, और -100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। सो आप ये भी काम कर सकते थे कि R3 टेंडिंग टू R3 प्लस, तो आप इस टाइप से भी यूटिलाइज कर सकते थे R3 टेंडिंग टू R3 प्लस 100/140 R2। तो ओवरऑल सिनारियो किस हिसाब से होगा, क्योंकि 5/7 R2 यही जो है रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा, तो जिसको हम लोग इस वे से लिख सकते हैं। नाउ जैसे ही ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आपके पास अब नाउ फिक्स हो गया, और थर्ड रो में ये ऑपरेशन हमने लगा दिया। तो जैसे ही हमने इस ऑपरेशन को, तो न्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो फिक्स हो गया। और सिंस ये ऑपरेशन किए 0 इसको बनाने के लिए, तो इसको भी हमने क्या कर लिया 0 कर लिया। अप्लाई करेंगे 5R2 प्लस 7R3 या R3 प्लस 100/140 R2, तो ओवरऑल आपके पास ये 0 हो जाएगा। नाउ अब इस रो जो रिमेनिंग है इसको आप लोग क्या कर ले, फिल कर ले। तो इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे, 5 टाइम्स R2 तो क्या हो जाएगा -500, और फिर क्या हुआ है प्लस 7R3, तो 7R3 क्या हो गया आपके पास 7 इंटू 500 यानी कि 3500। So 3500 minus 500 is nothing but 3000. नाउ सिंपली हम यहां भी एक्सप्रेशन कर ले, क्या किया 5R2 तो क्या हो गया 500 प्लस 7 इंटू 100, तो 500 प्लस 700 इज नथिंग बट 1200। तो नाउ ये हमारा क्या हो गया, एक अपर ट्रायंगुलर बन गया। सो आप कह सकते हैं जो स्टेप फर्स्ट है, अगर इसको हम लोग लिख ले स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने एक मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली। सो नाउ ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। तो ये अपर ट्रायंगुलर है, तो अब हम क्या करेंगे स्टेप 2, दैट मीन बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई और जेड को। तो इन जनरल बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है। तो ओवरऑल एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, तो लास्ट कॉलम लास्ट रो की बात करें तो ओवरऑल हमें क्या मिला 3000 जेड इज इक्वल टू 1200। दिस इज योर जेड, यानी कि आप सबसे पहले जेड इस इक्वेशन से निकाल लें। सो जैसे ही हमने थर्ड रो को स्टार्ट किया तो जेड की वैल्यू क्या हो गई 6/15, जिसको हम डेसिमल में आप लिख सकते हैं 0.4, 15460। सो जेड की वैल्यू मिल गई है बैक सब्स्टिट्यूशन से। हम अब क्या जा रहा है, अपर जा रहा है। तो अब इस इक्वेशन को लिख ले तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को लिखना है, यानी एक्स का कंपोनेंट 0, वाई का कंपोनेंट क्या है 140, जेड का कंपोनेंट क्या है -100 जेड विच इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की। तो हमारे लिए क्या हो गया 140y -100 जेड इक्वल टू 100। अब इस जेड की जगह हम क्या पुट कर दे 0.4। तो जैसे ही 0.4 रखेंगे तो 100 इंटू 0.4 40 हो गया। यहाँ से 140y इक्वल टू क्या हो गया 100 प्लस 40, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई 1। आपको दिख रहा है यहाँ पे 140y इज इक्वल टू क्या हो गया 140, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। अगेन एक और बैक सब्स्टिट्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग z एंड y वैल्यूज। तो इक्वेशन x क्या है, फिक्स है, फर्स्ट रो तो फिक्स है, तो आपके पास 80x प्लस -20y प्लस -20z इक्वल टू क्या है 20।
नाउ हम क्या करेंगे, इसमें y और z की वैल्यू पुट कर रहे हैं और किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू। तो सिंस z की वैल्यू क्या थी 0.4 और y की वैल्यू क्या है 1, तो इसको हमने सब पुट कर दिया, y की और z की वैल्यू। यहां से क्या डिटरमाइन करेंगे, इसको सॉल्व करके सकते हैं और x की वैल्यू लिख लें। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन x की वैल्यू क्या हो गई 48/80, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 0.6। तो ओवरऑल हमारे लिए सॉल्यूशंस क्या हो गए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 0.6, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0.4। तो इसको आप जो है किस तरह से अचीव हुआ है, हम स्टेप्स को किस तरह से फुलफिल किए, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए, और एक चीज और थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो हम बी को भी क्या करते हैं, सैंडविच करते हैं, क्योंकि यूजुअल प्रोसेस में हम ये देख चुके हैं जो लास्ट कॉलम है वो भी क्या होता है, चेंज हो रहा होगा, वो भी कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, इसलिए हम उस मैट्रिक्स में भी वही रोज का ऑपरेशन क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। सो ओवरऑल स्टूडेंट, आई होप आपको किस तरह से डिटरमाइन हुई है गॉस एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप यहाँ से बाय क्रैमर्स रूल इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं इस रिजल्ट्स को। तो आपके लिए यहाँ पे एक एज ए टास्क है कि क्रैमर्स रूल से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और देखिए x की वैल्यू 0.6, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0.4 आ रहा है या नहीं। सो आई होप Gauss elimination method is simply elimination method and is simply convert into the triangular matrix and apply the back substitution method. So स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से अप्लाई की जाती है गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। तो यूजुअली दो ही स्टेप्स है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना और फिर हम क्या करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से अननोन्स की वैल्यू क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो बैक सब्स्टिट्यूशन से जो जैसे ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो सिंपली जो लास्ट वैल्यूज था वही सिंपली डिटरमाइन हो जाती है, और जैसे ही वो डिटरमाइन हो जाती है हम प्रीवियस जो आप फिक्स कर चुके होते हैं ऑलरेडी, उससे हम y की वैल्यू और प्रीवियस जो फर्स्ट इक्वेशन में जिस तरह से फिक्स किए होते हैं फर्स्ट रो को, उससे हम x की वैल्यू यूजिंग y एंड z की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। I hope you have achieved the following learning outcomes and you are now able to describe the system of linear equation. Again, system of linear equation that means linear algebra. Ax equals to b टाइप के सिस्टम को हम लोग system of linear equation या system of simultaneous linear equations कहते हैं। आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए 1, या y और z जो भी इक्वेशंस में इन्वॉल्व है अननोन्स, उसका कोफिशिएंट या पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और उससे बहुत सारे वेज हैं सॉल्व करने का। हम लोगों ने ये देखा क्रैमर्स रूल क्या है, इन्वर्जन मेथड क्या होता है, इन जनरल किस तरह से जो है पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। Also student, you are now able to recall the Gauss elimination method for solving the linear equation. So हम लोग इस सेकेंड आउटकम में हमने क्या अचीव किया, Gauss elimination मेथड क्या है, तो अगेन एलिमिनेशन मेथड है। हमने एक यूजुअल मेथड को स्टार्ट किया था और फाइनली जो है क्या हुआ थी, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई थी, और फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या कर लेते थे, डिटरमाइन कर लेते थे। तो ओवरऑल दो स्टेप्स है, फर्स्ट में आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए और उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, सारे अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो स्टूडेंट, नाउ यू आर ऑल्सो एबल टू अप्लाई द गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। तो जैसे ही हमारे पास मेथड पता चल गया, वर्किंग स्टेप्स पता चल गया, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो अगेन आप क्या करेंगे, सिस्टम्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे ए और बी। ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, हो सकता है एक्स वाई जेड टी भी हो सकता है, चार इक्वेशंस भी हो सकते हैं, और फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी के कॉलम को क्या करेंगे आप लिख देंगे, और फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करके बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके हम सारे अननोन्स को वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।